नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एआई समेत हंगामे पर सियासत गरम। भाजपा ने राहुल गांधी की तुलना उमर खालिद से की। दिल्ली कार्यालय के बाहर लगाए पोस्टर। द्वारकाधीश मंदिर में फूल महोत्सव की तैयारियां पूरी। लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के विशेष इंतजाम। घुसपैठ, कानून व्यवस्था और हड़ताल पर गरमाई बिहार की सियासत। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। अजित पवार प्लान क्रैश की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीआईडी। साजिश और आपराधिक लापरवाही के हर एंगल की गहन जांच। महाविकास अघाड़ी संघ ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने की पहल। अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त रणनीति की मांग। दिल्ली में एआई समिट में हुए हंगामे पर भाजपा ने एक बार फिर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने राहुल गांधी की तुलना 2020 दंगे के आरोपी उमर खालिद से करते हुए दिल्ली भाजपा ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसमें लिखा है कि अराजकता का तरीका एक, बस देश विरोधी चेहरे बदलते रहते हैं। इस पोस्टर में एक तरफ उमर खालिद है, जिसमें उसे सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं और उनके आगे शर्टलेस कांग्रेस कार्यकर्ता की तस्वीरें हैं जो एआई समिट का विरोध कर रहे हैं। ये पोस्टर भाजपा के नेशनल स्पोक पर्सन आरपी सिंह ने लगवाए हैं। द्वारका में आयोजित होने वाले फूल महोत्सव को लेकर द्वारकाधीश मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए कीर्ति स्तंभ से छप्पन सादरी तक मुख्य मार्गों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग कर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था भी की गई है और कड़ी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। प्रशासन और धर्मार्थ संगठनों की ओर से पैदल आने वाले भक्तों के लिए हेल्थ कैंप और शुद्ध पेयजल सेवा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालु शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से दर्शन कर सके तथा पूरे आयोजन के दौरान भक्ति और व्यवस्था का माहौल बना रहे। अरवली जिले के इंद्रासी बांध जलाशय के मध्य स्थित स्वयंभू भुवनेश्वर मंदिर का आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग विराजमान है और श्रावण मास में विशेषकर सोमवार को हजारों श्रद्धालु जल और दूध से अभिषेक करने आते हैं। हर हर महादेव के जयकारों से भक्तिमय वातावरण बनता है, जो दूर दराज के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। गुजरात सरकार ने इस पवित्र धाम को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आधुनिक अतिथि गृह और बेहतर रास्तों का निर्माण किया है, जिससे श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण पूजा अर्चना और गहन आध्यात्मिक अनुभव का अवसर मिलेगा। गुजरात के अरवली जिले में इंद्रासी बांध के जलाशय के मध्य स्थित स्वयंभू भुवनेश्वर महादेव मंदिर, जिसे भवनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और जिसे ऋषि भृगु का प्राचीन आश्रम माना जाता है, आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार और विरासत संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए गुजरात सरकार इस पवित्र धाम को एक उभरते धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। નાના નાના ઘણા બધા મંદિરો પ્રાચીન જે છે એમના સંરક્ષણ, એમના વિકાસ અને યાત્રિકો માટે અદ્યતન સુવિધાઓ માટે પણ સરકાર એમાં કામ કરી રહી છે। અને ખાસ કરીને જે ભવનાથ જે છે એમાં આવનારા સમયમાં યાત્રિકો માટે સુવિધાએ અને ત્યાં લોકોના જે મેળા થાય છે એમને કઈ રીતે આપણે વિકસાવીને વધારે ત્યાં લોકો આવી શકે એમના પ્રયાસ છે। इस धाम में प्रतिष्ठित स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। श्रावण मास में विशेष रूप से सोमवार के दिन जल और दूध से अभिषेक करने के लिए हजारों श्रद्धालु यहाँ उमड़ पड़ते हैं। हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठता है, जो न केवल गुजरात
बल्कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करता है और उन्हें शांति तथा दिव्य अनुभूति का अनुपम अनुभव कराता है। 5000 વર્ષ જૂનું ભગવાન ભોળાનાથનું મંદિર છે અને હરિહરનો સમન્વય એવા ભગવાન ભુવનેશ્વર મહાદેવ અહીંયા સ્વયં પ્રગટમાન છે। અહીંયા 5000 વર્ષ ભૃગુ અને ચવન નામના બે ઋષિઓએ બહુ મોટું તપ કર્યું છે। અહીંયા ભગવાન ભુવનેશ્વર અને ચવન ऋषिની પણ અહીંયા તપસ્થલી છે। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देते हुए गुजरात सरकार ने मंदिर परिसर में एक आधुनिक अतिथि गृह का निर्माण कराया है। व्यापक विरासत संरक्षण पहल के तहत उठाया गया यह कदम श्रद्धालुओं को अधिक समय तक ठहरने, शांत वातावरण में पूजा अर्चना करने और गहन आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा लोग मंदिर तक जाने के लिए बनाए गए रास्ते को देखकर भी हैरान और अभिभूत हैं। એ જે ભૃગુ કુંડમાંથી એની મિટ્ટી જે માટી આવે છે એ ગુજરાતી ભાષામાં કહું તો કોડ થયા હોય, વ્હાઇટ સ્પોટ આવે શરીર પર, એ માટી લગાવવાથી એ સ્પોટ દૂર થતા હોય છે। અહીં ઘણા લોકો લીંબુની બાધા માનતા હોય છે અને બાળકોની ચૌલ ક્રિયા, મુંડન વિધિ પણ અહીં થતી હોય છે। અમને અહીંયા બહુ શ્રદ્ધા છે। અમે વર્ષમાં એકવાર આવીએ છીએ અને અહીંયા મેળો પણ ભરાય છે અને આ સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે એટલે તમને આના દર્શન કેદારનાથથી પણ જેટલા જ તમને અહીંયા દર્શન થાય છે એટલે અહીંયાનું મહત્વ બહુ જ છે। प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक आधारभूत संरचना के सुंदर समन्वय के साथ अरवल्ली जिले के भिलोड़ा में स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा गुजरात अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने वल्लभीपुर तालुका के पंचगाम में मुरलीधर दादा के निज मंदिर प्रवेश महोत्सव में भाग लिया है। 22 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में 551 कुंडई महाविष्णु यज्ञ और भागवत कथा का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री ने आयोजन की उत्कृष्ट आयोजना की सराहना की और नशा मुक्ति समेत विभिन्न योजनाओं के पालन का भी आह्वान किया है। मंदिर की मूर्ति का ऐतिहासिक महत्व है। भगवान कृष्ण ने इसे अर्जुन को दिया था और बाद में रामदास जी महाराज के उत्तराधिकारियों के माध्यम से यह मुरलीधर दादा मंदिर में स्थापित हुई। इस अवसर पर संतवाड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उत्सव का आनंद भी लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की भी बात कही है। बिहार की सियासत में घुसपैठ और कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि तराई इलाके में सरकारी जमीन पर घुसपैठियों के बसने की शिकायतें मिली हैं, जिनका व्यापक सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट होकर समर्थन देना चाहिए। विजय सिन्हा ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हड़ताल किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगी और सरकार आवश्यक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का सीमावर्ती इलाकों का दौरा पश्चिम बंगाल में चुनावी संदर्भ में हो रहा है। उन्होंने बिहार में घुसपैठ और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में 21 वर्षों से एनडीए की सरकार है और भाजपा की सत्ता होने के बावजूद ऐसी स्थिति सरकार की विफलता को दर्शाती है। उन्होंने इंदिरा आवास योजना की रिपोर्ट में कथित खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि 24 घंटे में मकान बनने जैसी बातें प्रशासनिक और असंगतियों को उजागर करती हैं। आज हमने यही सदन के अंदर भी कहा कि हड़ताल कहीं से न उनके हित में है, न परिवार के हित में है, न समाज के हित में है, हड़ताल और तालाबंदी ये मानसिकता अराजकता का प्रतीक है। ये कतई स्वीकार नहीं, इस तरह के भावनाओं का कतई सम्मान नहीं। आपकी कोई जनून मांग है तो आकर के आप बात करें, हम समाधान करेंगे, लेकिन तालाबंदी करके हड़ताल करके दबाव और प्रेशर की वातावरण ये न सरकार के हित में है
मैं समाज कर रहा हूं। और ऐसे मानसिकता के लोग, जब हमने कहा कि आपका प्रमोशन की जरूरत है, वेतन वृद्धि की मांग है, सुविधा की मांग है, जब हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी हड़ताल, तो जनता कह रही है ये हड़ताल कहीं न कहीं लोगों की अराजकता के वातावरण की छूट सरकार कतई नहीं देगी। जनता के हित में परिमार्जन और दाखिल खारिज, लोगों को अनुदान मिले, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए जहाँ चुनाव होता है इस मुद्दे को बीजेपी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में ये स्पष्ट बता दिया है कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। और अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो आप गृह मंत्री हैं, आपकी बिहार में 21 साल से सरकार चल रही है, आपका देश में राज है, तो अगर आया भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने ठीक से नहीं निभाई। ये जहाँ चुनाव होता है इस तरह की बकवास और बेकार की बातें आपस में लड़ाने का काम भाजपा के लोग जो है करते हैं। रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट में 24 घंटे में इंदिरा आवास बनकर के तैयार हो गया, ढलैया हो गया, बीम लग गया, कॉलम लग गया। ऐसा कर रहे हैं सब मिलकर के। और बल्कि सीएजी के रिपोर्ट में उस इंदिरा आवास का पिक्चर भी दिया गया। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में हुई मौत के मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र स्टेट सीआईडी आईजी सुनील रामानंद ने कहा है कि इस केस की जांच का दायरा बेहद व्यापक है और इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस और अन्य संभावित आपराधिक पहलुओं की जांच की जा रही है। सीआईडी के मुताबिक घटना के तुरंत बाद एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर प्रोफेशनल तरीके से जांच शुरू की गई। जांच में बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी पुणे और केंद्र की संबंधित संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है। इसके साथ ही सीआईडी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और लगातार समन्वय कर रही है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। सीआईडी ने आगे यह भी कहा है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान यदि किसी तरह की आपराधिक साजिश, लापरवाही या अन्य अपराध सामने आता है तो संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सीआईडी ने भरोसा दिलाया है कि कई विशेषज्ञों की राय और तकनीकी जांच के साथ यह जांच तेजी और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ रही है। अन्वेषण विभाग पुणे पथक हे करीत आहेत। आता प्रश्न आहे की या तपासात बारामती येथील दिनांक 28 जानेवारी 2026 रोजीच्या विमान दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आणि यामध्ये विमानात असलेले माननीय अजितदादा पवार व अन्य व्यक्तींच्या अकस्मात मृत्यूचा तपास, तो नंबर आहे पोलीस स्टेशन बारामती तालुका अकस्मात मृत्यू रजिस्टर क्रमांक 11/2026 कलम 194 BNSS हा माननीय पोलीस महासंचालक यांनी गुन्हे अन्वेषण विभाग म्हणजे सीआयडी येथे तात्काळ वर्ग केला। थोडक्यामध्ये हा जो तपास चाललेला आहे हा नेमका काय, हा जो प्रश्न आहे तर तो या आकस्मिक मृत्यूचा तपास जो की कलम 194 BNSS खाली करण्यात येतो, तो तपास सीआयडी कडे वर्ग करण्यात आलेला आहे। सदरील आकस्मिक मृत्यूचा तपास पोलीस अधीक्षक गुन्हा अन्वेषण विभाग पुणे पथक हे करीत आहेत। आता प्रश्न आहे की या तपासाचा उद्देश काय आहे? या तपासात या आकस्मिक मृत्यू मागे घातपात आहे का, हा त्या तपासाचा एक उद्देश आहे। म्हणजे घातपात आहे का याचा तपास। त्याचप्रमाणे याच्यामध्ये क्रिमिनल निग्लिजन्स म्हणजेच रॅश और निग्लिजंट ऍक्ट जो आपण म्हणतो
हा आहे का, हा सुद्धा त्या तपासाचा एक भाग आहे. आणि तिसरा आणि महत्वाचा भाग आहे की याच्यामध्ये कोणते गुन्हेगारी कृत्य घडलेले आहे का, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये इलिगल ओमिशन म्हणतो, किंवा इतर कोणते गुन्हेगारी कृत्य घडलेले आहे का, हा या तपासाचा स्कोप आहे. म्हणजे 3 गोष्टी: क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी किंवा कट, क्रिमिनल निग्लिजन्स म्हणजे रॅश ऑर निग्लिजंट ऍक्ट, आणि कोणताही क्रिमिनल गुन्हेगारी कृत्य ज्याच्यामध्ये इलिगल ओमिशन सुद्धा येते, हे याबाबत हा तपास चालू आहे. महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद कई अहम मुद्दों पर चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव बालसाहेब ठाकरे गुट के नेता सचिन आहिर ने बैठक को लेकर कहा कि गठबंधन में सभी दलों ने अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट रखी है और आने वाले समय में इस पर विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि सहयोगी दलों की ओर से शरद पवार का नाम राज्यसभा के लिए प्रस्तावित किया गया है और अंतिम निर्णय आपसी सहमति से ही लिया जाएगा। वहीं अजित प्लेन क्रैश मामले पर बोलते हुए आहिर ने कहा कि जिसने भी गलती की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मामला एविएशन का जुड़ा हो या वीसीआर कंपनी का हो या किसी योजना को अनुमति देने का हो। अगर तय प्रक्रिया यानी एसओपी का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। ये सुबह की जो बैठक हुई महाविकास आघाड़ी के माध्यम से, उसमें विधान परिषद विधानसभा में कैसे कामकाज होना चाहिए, किस तरह से कौन से मुद्दे लेने चाहिए, उसकी चर्चा हुई है। कांग्रेस और एनसीपी की मीटिंग हुई होगी तो मुझे पता नहीं। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग आदरणीय उद्धव जी का वक्त मांग रहे थे। मुझे ऐसा लगता है महाविकास आघाड़ी की बैठक हमारे साथ जो होनी है वो 1-2 दिन में होगी। अगर हुई तो ठीक है, नहीं तो हमने हमारी भूमिका और हमारे नेताओं ने हमारी भूमिका इसके पहले ही स्पष्ट की है। अब उस भूमिका में कुछ चर्चा कर सकारात्मक या नकारात्मक कुछ अगर है तो मुझे लगता है नेता उसके बारे में बात करेंगे। इस समय महाराष्ट्र में जिस तरह से अजित पवार जी के मामले को लेकर नए खुलासे हुए हैं, रोहित पवार उस खुलासे के बाद डीजीसी की जो रिपोर्ट आई थी मणिदास कृषि वहाँ पर कंप्लेंट नहीं गया, लिखित रूप से शिकायत हालांकि नहीं गई। आज बारामती पहुंचे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे दल की क्या भूमिका है? नहीं, हमने इसके बारे में स्थगन की मांग की थी जो हमको परिषद में उन्होंने देना चाहिए, ऐसे हमने बात की थी। क्योंकि इतने बड़े नेता ये जो आज हमारे यहाँ पे दुर्दैव से गए, उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है सभागृह में। सिर्फ शोक सभा के माध्यम से उतने तक के उनको हम सीमित रखेंगे क्या? ये और जिस तरह से रोहित पवार जी ने कुछ नई जानकारी दी, हमारा ऐसी अपेक्षा थी कि जानकारी सरकार ने लानी चाहिए थी सामने। वीसीआर के एक प्लेन को सिर्फ ग्राउंडेड कर ये विषय खत्म नहीं होगा। इसीलिए विपक्ष के तरफ से भी हम इसके बारे में आवाज़ उठाएंगे और इस पूरी चीज़ की जो जानकारी है ये सभी दलों के लोगों को देना चाहिए और सभी विधानसभा विधान परिषद में इसकी घोषणा करके दादा के ऊपर प्यार करने वाले और महाराष्ट्र की जनता को अवगत करना चाहिए। बस नहीं। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के मामले में शिंदे शिवसेना के विधायक और महाराष्ट्र के खनन मंत्री शंभूराजे देसाई ने बड़ा बयान दिया है। देसाई ने बताया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना ने वीसीआर कंपनी के विमान का इस्तेमाल नहीं करने का पार्टी के सभी नेताओं की ओर से लिया गया है और पार्टी की एक बैठक में इस बारे में चर्चा करने के बाद इस मांग को पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे को बता दिया गया है। विधायकों ने, हमारे सभी मंत्रीगण ने माननीय शिंदे साहब से यह बात जरूर कही है कि जब हम प्राइवेट चॉपर से या प्राइवेट चार्टर से फ्लाई करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, या तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का, डीजीसीए का, या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो वो चार्टर का या चॉपर का सर्टिफिकेट देगा कि ये फ्लाई करने के लिए फिट है, इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है। इसका प्रिकॉशन लेना जरूरी है। ये प्रिकॉशन लेने के लिए हम लोग ने कहा है कि फ्लाई करने के पहले हमारे जो ऑफिस स्टाफ है वो ऑफिस स्टाफ ने ये सब बातों की तहकीकात करनी चाहिए, इसकी खातरी करके ही ऐसा फ्लाई करना चाहिए इससे आगे। लेकिन वीसीआर की जो रिपोर्ट्स आई, डीजीसी ने खुद कहा कि उनके फ्लाइट में कई खामियां थी, ऐसा डाउट नहीं लगता आप लोगों को? थोड़ा उनका तो रिपोर्ट अभी तो गवर्नमेंट के पास नहीं आया है ना। वो जो रिपोर्ट जब गवर्नमेंट के पास आएगा, ऑफिशियल आएगा, तभी इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई बात कर सकती है। जब अभी ये स्टेज इंक्वायरी का स्टेज प्राइमरी लेवल पर है, प्राइमरी स्टेज इंक्वायरी की है, जब प्राइमरी फाइंडिंग्स भी सामने आएंगी या स्टेट गवर्नमेंट की आएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की आएगी,
जब ये सब फाइंडिंग सामने आएगी, वो फाइंडिंग में क्या पॉइंट्स निकले हैं, ये देखने के बाद ही गवर्नमेंट का मिनिस्टर होने की वजह से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।